डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 61 से लेके 80 तक और ये पार्ट 4 है इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 में गिवन है कि कहीं पर वाटर लॉक्ड कोई फील्ड है, उसकी टॉप सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन हो गई है और वो इनफर्टाइल हो गई है अल्कलिनिटी के कारण। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? तो दो टाइप से सॉइल है वो इनफर्टाइल हो सकती है वाटर लॉगिंग के कारण। वो या तो एल्कलिनिटी बढ़ जाए उसकी या फिर वो सैलाइन हो जाए। यहाँ पे आंसर गिवन है वो 11th गिवन है पीएच की वैल्यू, बट मेरे अकॉर्डिंग वो जो बुक्स में मुझे रेफरेंस वगैरह मिल पाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए 9th, क्योंकि बुक्स में डिफाइन किया हुआ है कि सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स जो हैं वो सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ये के.आर. अरोड़ा की बुक में गिवन है कि ये सॉइल्स है, इनको हम यूज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए। अगर यूज करना है हमें तो इनको रिक्लेम करना पड़ेगा, पहले इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। These soils are not suitable for cultivation unless these are reclaimed by adopting suitable methods. तो सैलाइन और एल्कली सॉइल्स दोनों में ही हमें सुटेबल मेथड करने पड़ेंगे यूज रिक्लेमेशन के लिए। और इनको डिफाइन किया है जब सैलाइन और एल्कली सॉइल्स को, वहां पे ये टेबल गिवन है कि टाइप ऑफ सॉइल अगर सैलाइन है तो पीएच वैल्यू 8.5 से कम होना चाहिए। अगर सैलाइन और एल्कलाइन, क्वेश्चन में हमसे एल्कलाइन का पूछा तो एल्कलाइन में एक तो ये है और ये दूसरी ये है एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल में पीएच है वो 8.5 के आसपास होती है। अगर वो सैलाइन एल्कली सॉइल है और वो एल्कली सॉइल है जो क्वेश्चन में एल्कली का मेंशन किया हुआ है, तो इसकी पीएच होती है ये 8.5 से लेकर 10 तक होती है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये मतलब किससे ग्रेटर होने पे ये इनफर्टाइल हो जाएगी। तो ये 8.5 से ग्रेटर होने पे इनफर्टाइल हो रही है, बट क्वेश्चन में 8.5 अवेलेबल है नहीं। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो फिर 9 होना चाहिए। 8.5 से जो ग्रेटर है, सेफ साइड में रहते हुए वो होगा। तो 9 से ग्रेटर अगर पीएच है तो सॉइल इनफर्टाइल होगी। और ये रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो जो मैंने अभी पीएच वाली टेबल आपको शो की, ये गिवन है पेज नंबर 1028 पे के.आर. अरोड़ा की जो वाटर रिसोर्सेज की बुक है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 62 में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन ई होगा। स्टेटमेंट्स में गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि वाटर टेबल है वो जनरली फॉलो करता है ग्राउंड सरफेस अबव इट विथ फ्यू एक्सेप्शंस। तो जनरली वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से नीचे होता है। कुछ स्टूडेंट्स को फ्यू एक्सेप्शंस में डाउट हो सकता है, तो एक्सेप्शंस होते हैं अगर कन्फाइंड एक्यूफर की कंडीशन है, जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है और इसके नीचे ये कोई कन्फाइंड एक्यूफर है, तो इसमें जो वाटर का प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है और इसमें जो वाटर लेवल होगा वो काइंड ऑफ हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर इसमें पीजियोमीटर इंसर्ट करें और इसमें जो पीजियोमीटर में वाटर लेवल है वो यहाँ तक जा रहा है, तो ये फिर वाटर टेबल होगा। तो इस केस में ग्राउंड सरफेस से ऊपर आ रही है वाटर टेबल, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा है अंदर, क्योंकि दोनों साइड से इम्परमेबल लेयर से कवर किया हुआ है, तो बाहर तो निकल नहीं सकता पानी, और काफी हाई प्रेशर के अंदर पानी अंदर स्टोर हो चुका है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि कोई ओपन वेल है उसमें स्टैटिक लेवल होगा वाटर का, वो इंडिकेट करेगा वाटर टेबल को। तो कोई अनकन्फाइंड एक्यूफर है तो उस केस में उसमें जो वाटर लेवल होगा वही वाटर टेबल को इंडिकेट करेगा। और सेम सिचुएशन ओपन वेल के केस में बनती है कि नीचे तो कुछ इम्परमेबल लेयर है और उसके ऊपर हमने ये कुआं बनाया हुआ है, तो ये वेल में यहाँ पे टॉप पे अगर वाटर लेवल रह रहा है तो यही वाटर टेबल है। सी में गिवन है कि कैपिलरी जोन के जो सैचुरेटेड पोर्स होते हैं वाटर टेबल के ऊपर, वहां पे नेगेटिव प्रेशर होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। डी में गिवन है कि वाटर टेबल है वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0 होता है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि जैसे कि ये कोई बीकर है, इसमें पानी फिल किया हुआ है इस लेवल तक, तो टॉप सरफेस पे तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था वो 0 था, और यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा अगर ये डेप्थ h है तो W इंटू एच होगा। सेम कंडीशन बनती है ग्राउंड वाटर के केस में, जहाँ पे वाटर टेबल है वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0 होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई पानी नहीं है। उससे अगर h डेप्थ पे निकालना हो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो वो WH होता है। तो डी भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 में कैपिलरी जोन के रिगार्डिंग कुछ पूछा गया है। तो पहले हम समझते हैं कि होती क्या है कैपिलरी जोन।
जैसे कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि कोई बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें अगर हम कोई बहुत ही कम डाया की ट्यूब अगर डालते हैं तो उस ट्यूब में जो वाटर लेवल होगा बीकर के वाटर लेवल से ज्यादा होगा। और ये पॉसिबल होता है कैपिलरी फ्रिंज की, कैपिलरी की जो फिनोमिना है उसके कारण। ये वाटर लेवल है बीकर में, बट इसमें यहाँ पे कोहेसिव एडेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। जो सरफेस है जिसकी ये कैपिलरी ट्यूब बनी हुई है वो इस वाटर को ऊपर अपनी तरफ खींचेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एक नेगेटिव प्रेशर हो रहा है। सक्शन प्रेशर को हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो इस पानी को ऊपर खींच रहा है। और वो क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि एडहेसिव फोर्सेज है वो कोहेसिव फोर्सेज से ज्यादा है। तो सेम सिचुएशन बनती है ग्राउंड वाटर के केस में कि जैसे ये जोन ऑफ सैचुरेशन है, इसके टॉप पे ये वाटर टेबल होगा। अब वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है उसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बीच बीच में पोर्स हैं, और वो पोर्स हैं वो एक्ट करेंगे एज ए कैपिलरी ट्यूब क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं और उनका जो डाया होता है वो काफी कम होता है, तो वो एज ए कैपिलरी ट्यूब एक्ट करते हैं और वहां पे भी नेगेटिव प्रेशर, सक्शन प्रेशर जनरेट होता है और वो जो सैचुरेशन वाले जोन में वाटर है उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस नेगेटिव प्रेशर के कारण कैपिलरी जोन भी सैचुरेटेड होती है। जोन ऑफ सैचुरेशन है उसी के जैसे कैपिलरी जोन भी सैचुरेटेड होगी, बट डिफरेंस इतना है कि जोन ऑफ सैचुरेशन में यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0 होगा और जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, बट कैपिलरी जोन में पूरी में प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। और इसीलिए ये ग्रेविटेशनल जो फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट ये सक कर पाती है वाटर को। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैपिलरी जोन है वो कहाँ पे लाई करेगी, तो आपको कंसेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि वाटर टेबल होगा ये जोन ऑफ सैचुरेशन के ऊपर होगा और इसके जस्ट ऊपर होगी वो कैपिलरी जोन होगी। तो लाइज अबव द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 में पूछा है कि वाटर लॉगिंग को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ए में गिवन है कि जो परकोलेशन लॉसेज हो रहे हैं कैनाल, वाटर कोर्स वगैरह से, उसको हम कम कर दें अगर तो वाटर लॉगिंग में हेल्प मिलेगी। तो सीपेज लॉसेज ज्यादा होते हैं और ये सारा का सारा वाटर जाके ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है। जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है और ये वाटर टेबल है, तो लॉसेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ये वाटर टेबल ऊपर आता रहता है और आते आते ये रूट जोन में आ जाता है और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो अगर हम सीपेज लॉसेज कम कर दें तो वाटर टेबल ऊपर नहीं आएगा। तो ए से हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर लॉगिंग की सिचुएशन को। बी में गिवन है कि जो आउटफ्लो हो रहा है ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर से उसको हम इंक्रीज कर दें। तो आपने सुना होगा कि काफी सारे जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सरफेस वाटर के सोर्सेज नहीं है, वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी नीचे जाता जा रहा है और काफी क्रिटिकल सिचुएशन ये बन रही है क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं वाटर वो तो काफी ज्यादा कर रहे हैं और जो परकोलेट होकर नीचे जा रहा है वो काफी कम है। इसके कारण वाटर टेबल डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम जो वाटर लॉक्ड एरिया है उसमें ग्राउंड वाटर से अगर पानी निकालते हैं तो ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के कारण वाटर टेबल नीचे जाएगा और यही हम चाहते हैं। तो बी भी हम कर सकते हैं वाटर लॉगिंग की सिचुएशन को हटाने के लिए। तो दोनों ही करेक्ट है, आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। क्वेश्चन 65 में हमें लाइनिंग की टोटल कॉस्ट निकालनी है और यहाँ पे गिवन है कि एल है वो लेंथ है कैनाल की किलोमीटर में, पी है वो उसका पेरीमीटर है मीटर में, सी है वो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले हम एरिया निकालेंगे कि कितने एरिया में लाइनिंग होनी है, उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा कुछ कैनाल है और इसका जो पेरीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो पी है पेरीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है वो किलोमीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना है हमें सारा। तो ये हो गया P इंटू एल इंटू 1000। ये आ गया एरिया मीटर स्क्वायर में और C है वो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग है पर स्क्वायर मीटर में। तो इसको फिर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आंसर ऑप्शन ए गिवन है, बट ए में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। 100 आ रहा है यहाँ पे, ये 1000 आएगा। क्वेश्चन 66 में पूछा है कि लाइन कैनाल के लिए कौन से टाइप का सेक्शन यूज किया जाते हैं।
तो लाइन कैनाल के लिए दो टाइप के सेक्शंस हम मेनली यूज करते हैं। एक जिनमें होता है ट्रायंगुलर सेक्शन, जिसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, बीच का जो पोर्शन है वहां पे एक सर्कुलर सेक्शन दिया जाता है। जैसे कि ये सेक्शन है जहाँ पे बीच में सर्कुलर सेक्शन का पोर्शन है और बाकी है ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो ऐसे कॉर्नर्स देने के बजाय हमने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया सर्कुलर सेक्शन। और अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तो हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके भी कॉर्नर्स राउंडेड होंगे जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन में थे। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 में जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रायंगुलर सेक्शन देखा, उसी का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी रेडियस आर है और जो सेक्शन की साइड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है दोनों साइड। तो इस सेक्शन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बीच में ये सर्कुलर सेक्शन होगा। अब ये एंगल यहाँ पे नहीं गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये हमें पता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस जो सर्किल के साथ में टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों एंगल और बीच का सेंट्रल वाला एंगल तीनों मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा। अब हमें दो ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके ऐड करना है। दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, सारे डायमेंशन सेम है। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे जो बीच में सर्कुलर सेक्शन आ रहा है उसका एरिया। सर्कुलर सेक्शन में बीच में जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो बन रहा है 2 थीटा। अब ये ट्राइंगल है, इसकी अगर ये वाला पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बी बोल रहे हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इसका बेस और हाइट चाहिए। हाइट तो हमें पता है आर है, बेस है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू आर डिवाइड बाई ए बी, और आर आ जाएगा, सॉरी ए बी आ जाएगा आर अपॉन tan थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं आर कोट थीटा। अब इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इसलिए कर रही हूँ कि दोनों ट्राइंगल का हमें ऐड करना है। बाहर भी लिख सकते हो आप 2 को, 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया 1/2 इंटू आर कोट थीटा। तो दोनों ट्राइंगल्स का टोटल एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर कोट थीटा, प्लस हमें अब इस सेंट्रल वाले जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। अगर ये वाला एंगल 2 पाई होता सेंट्रल वाला, तो पूरे के पूरे सर्किल का हम एरिया लेते। तो अगर 2 पाई होता तो एरिया होता वो पाई आर स्क्वायर होता। अगर 1 रेडियन है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा, और 2 थीटा रेडियन का एंगल बना रहा है तो 2 थीटा से इसे हमको मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 2 पाई की जगह 360 ले लेते हैं। जब भी थीटा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी इक्वेशन में, टेन कोस इनके अंदर थीटा नहीं है, आप डायरेक्टली थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो थीटा हमेशा हमेशा आपको रेडियन में रखना होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, और ये आ गया आर स्क्वायर थीटा। इसको इसमें ऐड कर देंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा थीटा प्लस कोट थीटा। तो काफी आसान है, हम देखते हैं ये किस ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन डी में ये गिवन है आर स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 में पिछले क्वेश्चन में हमने जो क्रॉस सेक्शन लिया था ट्राइंगुलर वाला राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में, उसी का यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो एक तो आपको करेक्शन करना होगा, यहाँ पे कोस थीटा की जगह कोट थीटा करना होगा, क्योंकि अभी जो भी ऑप्शंस गिवन है कोई सा भी करेक्ट नहीं है, और आंसर की में भी जो आंसर गिवन है वो डी ही है। तो यहाँ पे कोस की जगह कोट थीटा होगा। इसके पेरीमीटर को भी हम तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बीच में जो सर्कुलर वाला सेक्शन आ रहा है ये वाला जो सेक्शन है, और इसके अलावा जो साइड्स में ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसकी एक ये साइड है वो इसमें आएगी, और ये साइड हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, ये था ये आर कोट थीटा के इक्वल होगी। तो पेरीमीटर में 2 तो ये साइड्स आ गई जो हो जाएंगी 2r कोट थीटा, प्लस हमें सर्कुलर सेक्शन की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो पेरीमीटर है
ये हमें ऐड करना होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसीजर हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर सेंट्रल वाला एंगल 2 पाई होता तो पेरीमीटर 2 पाई आर होता, अगर 1 है तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई होगा, और अगर 2 थीटा का एंगल है सेंटर में तो ये होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2r थीटा। इसको इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। इसमें ऐड करेंगे तो 2r तो हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि डी ऑप्शन में करेक्शन करने के बाद में मैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे कोट थीटा करना है कॉस की जगह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 में जो क्वेश्चन 61 और 67 और 68 में हम डिस्कस कर रहे थे, ट्राइंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर्स, उसी का यहाँ पे पूछा हार्डलिक मीन डेप्थ, जिसको हम हार्डलिक रेडियस भी बोलते हैं। यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये किया है कि पहले हम इस रेडियस को r लिख रहे थे, यहाँ पे इसने इस रेडियस को d लिखा है। तो इसके टर्म में अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो a हो जाएगा, ये निकाला हमने क्वेश्चन 67 में, ये हो जाएगा d स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कोट थीटा। सेकेंड वाले में 2d थीटा प्लस कोट थीटा। और हार्डलिक रेडियस, जिसको हार्डलिक मीन डेप्थ भी बोला जाता है, ये होता है a बाई पी। तो a बाई पी यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा d बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा और d बाई 2 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 में पूछा है कि वो कौन सा आउटलेट है जिसमें डिस्चार्ज होगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, चाहे वाटर कोर्स में या सप्लाइंग चैन में वाटर लेवल है उसमें कितने ही फ्लक्चुएशंस हो। तो इस टाइप के आउटलेट को हम बोलते हैं रिजिड मॉड्यूल आउटलेट या मॉड्यूलर आउटलेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें कोई सा भी करेक्ट नहीं है, राइट की जगह आपको करना पड़ेगा रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट, तो फिर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, और यही आंसर की में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 में पूछा है कि जो आउटलेट में डिस्चार्ज है उसके जो चेंज होने की रेट है और पेरेंट चैनल में जो डिस्चार्ज चेंज होने की रेट है, इनका रेशियो होगा ये क्या होगा। तो आउटलेट के डिस्चार्ज को अगर स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करें तो इसका चेंज होगा वो डी क्यू होगा और रेट ऑफ चेंज होगा वो डी क्यू अपॉन क्यू होगा। इसके साथ हमें रेशियो निकालना है पेरेंट चैनल के का रेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ में। तो पेरेंट कैनाल में डिस्चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज होगा डी क्यू अपॉन क्यू, और इनका जो रेशियो है इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। इसमें पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट, जो कि यही होगा डी क्यू अपॉन क्यू, इसके साथ में हमें रेशियो निकालना है चेंज इन लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटरी एट इट्स नॉर्मल डेप्थ। डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ है और चेंज हो रहा है इसके वाटर लेवल में। तो अगर वाटर लेवल में चेंज को डी जी से रिप्रेजेंट करे और डेप्थ है वो डी है नॉर्मल डेप्थ, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये होती है सेंसिटिविटी। तो इसमें आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, थोड़ा सा बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे कहीं यूज नहीं होता और कंसेप्चुअल भी नहीं है, सारा याद रखने का ही है, बट स्कोरिंग है और अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। 73 में पूछा है कि रेशियो ऑफ हेड रिकवर टू द हेड पुट इन, किसी आउटलेट के लिए जो हेड रिकवर हो रहा है उसके साथ में अगर रेशियो लें जितना हेड हमने पुट किया है, तो इसके रेशियो को बोला जाता है एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। क्वेश्चन 74 में पूछा है कि कैनाल बेड में हम जनरली फॉल क्यों प्रोवाइड करवाते हैं। तो कैनाल बेड में फॉल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है अगर ग्राउंड स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है और हमें जो रिक्वायर्ड है कैनाल बेड का जो स्लोप हमें रखना है वो कम है। तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ग्राउंड स्लोप अगर एक्सीड कर रहा है डिजाइन बेड स्लोप से तो फॉल प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। इसमें पूछा है कि गार्नेट्स जो डायग्राम है वो कौन सी थ्योरी के ग्राफिकल सॉल्यूशंस है। तो दो ही मेन थ्योरीज हैं जो कि आपके सिलेबस में है, एक तो कैनेडीज थ्योरी और एक लेसिस थ्योरी। और आपने देखा होगा कि कैनेडीज थ्योरी से डिजाइन करना काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है। एक तो उसमें जो फॉर्मूला हम वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं वो कटर्स फॉर्मूला है, तो वो काफी लेंथी है।
उसके अलावा इसमें ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ अप्रोच है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेटिव होता है, इसलिए केनेडीज थ्योरी का ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया गया है गार्नेट्स डायग्राम, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रह पाता, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी थ्योरी के लिए है। तो ये थ्योरी है, ये ज्यादा टफ, ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसके लिए गार्नेट्स डायग्राम दिया गया है। तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 में पूछा है कि कोई कंक्रीट लाइनिंग की कैनाल है, तो उसमें अप्रोक्सीमेट परमिसिबल वेलोसिटी किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो ये कंक्रीट की कैनाल के लिए परमिसिबल वेलोसिटी होती है 2.7 मीटर पर सेकेंड। ये वाटर रिसोर्सेज की जो कियारा अरोड़ा की बुक है उसमें गिवन है, पेज नंबर 751 पे एक टेबल गिवन है मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटीज। तो सीमेंट कंक्रीट की जो लाइनिंग है उसका लिए 2.7 मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ पे आंसर की में आंसर गिवन है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, जो कि गलत है। सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई। तो आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। इसमें पूछा है कि रिजिड मॉड्यूल जो आउटलेट है उसमें डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है। तो रिजिड मॉड्यूल आउटलेट का डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78 में पूछा है कि एक प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जैसे कि ये कोई पेरेंट कैनाल है, इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें डिस्चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। ये पेरेंट कैनाल सप्लाई कर रही है इस वाटर कोर्स या जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है उसको, और ये यहाँ पे आउटलेट लगा हुआ है एक, इस आउटलेट के थ्रू जो डिस्चार्ज जा रहा है वो है स्मॉल क्यू। तो डी क्यू अपॉन क्यू ये हो गया आउटलेट के डिस्चार्ज की रेट ऑफ चेंज। ये डी कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू हो गया जो पेरेंट कैनाल है या डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल है उसमें डिस्चार्ज की जो रेट ऑफ चेंज है वो, और प्रोपोर्शनल हो ये आउटलेट, इसके लिए ये 1 होना चाहिए। डी क्यू अपॉन क्यू है, ये डी क्यू अपॉन क्यू जो कैपिटल वाला है उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब जिस रेट से ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल है इसमें जिस रेट से डिस्चार्ज चेंज हो रहा है सेम उसी रेट से इस आउटलेट में डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, तो हम इसको प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलते हैं। तो ये तब होगा जब एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 भी फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड है, बट ये दूसरा फॉर्मूला है कि ये उस पे बेस्ड है। ये चाहे तो आप डिराइव कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसको डायरेक्टली याद रखें। यहाँ पे इसमें m और n है, ये दो इंडेक्स है, m है वो आउटलेट की इंडेक्स है, n है वो चैनल की इंडेक्स है, d है वो पेरेंट चैनल में डेप्थ ऑफ फ्लो है, h है ये आउटलेट पे जितना हेड एक्ट कर रहा है वो है। अब फ्लेक्सिबिलिटी 1 होता है प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। हाइपर मतलब बढ़ गई है कोई चीज, तो हाइपर प्रोपोर्शनल, तो फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में गिवन है कि प्रोपोर्शनल आउटलेट जो है उसके लिए जितना सेटिंग रिक्वायर्ड है, सेटिंग है ये बोला जाता है यहाँ पे m/n को, जो m/n का रेशियो है इसको बोला जाता है सेटिंग। तो ये कंपेयर कर रहा है हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट है उसकी सेटिंग और जो दूसरा है प्रोपोर्शनल आउटलेट। प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए तो हमें पता है कि m/n इंटू d/h इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें पता है कि m/n इक्वल होगा h/d के। अब अगर हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट है तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, और m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m/n इंटू d/h है, ये ग्रेटर देन 1 होगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये h/d को नीचे लिख दिया मैंने, d/h है तो इसको h/d बना के नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब ये बड़ा तब होगा जब m/n बड़ा होगा नीचे वाले से, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो ये संख्या है ये 1 से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि m/n जो है ये ग्रेटर होगा h/d इन केस ऑफ हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। ये कंडीशन है हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट की।
और प्रोपोर्शनल आउटलेट की कंडीशन है ये। तो प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए जो सेटिंग थी m/n वो तो h/d के इक्वल है, बट हाइपर प्रोपोर्शनल के लिए जो सेटिंग है m/n ये h/d से ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि एक हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए जो सेटिंग है वो एक प्रोपोर्शनल आउटलेट की सेटिंग से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि h/d तो सेम रहेगा, m और n है ये डिफरेंट होगा। तो इस केस में ये इक्वल आ रहा है, इस केस में बड़ा आ रहा है, तो इस केस सेकंड वाले केस में सेटिंग है वो ज्यादा होगी। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में गिवन है कि अगर सेटिंग लोअर है देन रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोर्शनलिटी आउटलेट, तो हम इसको बोलते हैं सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो अगर f की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसको बोला जाता है सब प्रोपोर्शनल आउटलेट, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। और ये सेटिंग की इक्वेशन आप एक बार खुद से अपनी तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप खुद से लिखने का ट्राई करें इसको, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होगा ये। तो सी भी करेक्ट है। डी में गिवन है कि रिजिड मॉड्यूल है तो फ्लेक्सिबिलिटी 0 होगी। तो रिजिड मॉड्यूल में डिस्चार्ज जो है कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है उसका डिस्चार्ज, इसमें कुछ भी चेंज हो आउटलेट का डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो आउटलेट का डिस्चार्ज अगर Q कांस्टेंट है तो dQ की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और dQ की वैल्यू हमेशा 0 होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा 0 होगी। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 80 में पूछा है कि एक रिजिड मॉड्यूल आउटलेट के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो रिजिड मॉड्यूल आउटलेट है, इसके लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू 0 होती है। ये भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के जैसा ही है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, ये होता है dQ/Q डिवाइडेड बाई dG/d। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्चार्ज में जो चेंज हो रहा उसका रेशियो निकाल रहे थे, यहाँ पे हम ऊपर तो आउटलेट में जो डिस्चार्ज में चेंज का रेट है उसका रेशियो है, नीचे हमने डेप्थ ऑफ फ्लो लिया। इस बार यहाँ पे G इसलिए लिखा है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो हम मेजर करते हैं वो गेज रीडिंग से करते हैं, तो G गेज रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गेज रीडिंग में कितने वेरिएशन आ रहे हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो कितने चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है। बट नीचे जो है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि अगर रिजिड मॉड्यूल आउटलेट होगा तो Q होगा वो कांस्टेंट होगा, वो डेप्थ ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज इन पेरेंट या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। Q कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट होगा तो dQ की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो सेंसिटिविटी भी रिजिड मॉड्यूल आउटलेट के लिए 0 होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।